Hello, Astrid. रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब तू अपना परचम लहराएगा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हौसले बैच। आई एम सुधीश वरकड़े, योर बायोलॉजी टीचर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी वन वीडियो में, सिंगल वीडियो में। तो सिंगल वीडियो दैट मीन्स वन शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि द हौसले बैच आखिरकार क्या है। तो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपना टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस रिलीज कर दिया है और यहाँ पे 2 बार हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और इस द हौसले बैच में हम टर्म 1 की प्रिपरेशन करेंगे कंप्लीट। ओके, और इस वीडियो के बाद आप सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपको सॉल्व करना पड़ेगा? एमसीक्यूज, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं द हौसले बैच के बारे में बताता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। तो बेसिकली हर वीडियो के वन शॉट आपको मिलेंगे। दैट मीन्स जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसके वन शॉट वीडियो आपको मिलेंगे। और आप जब वो कंप्लीट कर दोगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे आप अपना टेस्ट जो है वो देख सकते हो। और टेस्ट देने के बाद आपके पास चांस रहेगा कुछ जो कोर्सेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए वहाँ पर रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट रिलीज होगा और उस सर्टिफिकेट को आप अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे हैशटैग यूज़ करके EduGrown हौसले देन हैशटैग EduGrown, इसमें आप इनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और उनकी हेल्प कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आपके स्टडी कर पाओ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। देन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे और सेल ऑर्गेनिल्स, है ना। सेल ऑर्गेनिल में हम स्टडी करेंगे किस किस का, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो एक सेल वॉल कंपोनेंट होती है वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको वो कितने नंबर्स में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो MCQs आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया जाए और आप सभी के सभी मार्क्स जो है आप गेन कर पाओ, मैक्सिमम मार्क्स आप क्या क्या कर सको, हासिल कर सको। ठीक है, तो चलो बिना देर किए इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आखिरकार वो किस से मिलकर बनी हुई होती है। तो हमारे आसपास जो लिविंग जो की थिंग्स हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं नॉन लिविंग और एक को बोलते हैं हम लिविंग। सिंपली जो आपके आसपास जैसे कार है या फिर चेयर है, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग है। और लिविंग क्या, हम खुद क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। देन आपके आसपास के एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इंसेक्ट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक कॉर्क लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब जो पेड़ की छाल नहीं होती, पेड़ों में जो छाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक स्लाइस लिया उसका, है ना, पेड़ में से काट के,
और उसमें उसको एक माइक्रोस्कोप में, जो उन्होंने खुद बनाया था, देखो ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम, ये जो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप है ये इन्होंने बनाया। तो जो ये रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि एक जो ट्री है उसके बार्क निकाला उसका, और बार्क को माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जब बार्क को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको बहुत सारे बॉक्स के शेप में कुछ स्ट्रक्चर दिखे, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेल। और सेल का मतलब होता है क्या, अ लिटिल रूम। जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। बेसिकली इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, है ना। इसी को क्या बोला इन्होंने, सेल बोला। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना। तो आप प्लांट ले लो या फिर एनिमल्स ले लो, हमारी तरह सभी जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो डेफिनेशन जो है उसकी ये बनती है कि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। जितने भी जिंदा जीव रहते हैं, जो जिंदा है, वो बेसिकली सेल के कारण ही जिंदा है। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो अगर आपको सेल देखना है तो क्या करो, एक प्याज लो, है ना, प्याज को अंदर से पील आउट करो, है ना, इसको एपिडर्मल बोलते हैं। इसको पील आउट करने के बाद उसको आप क्या करोगे, उसको एक स्पेसिफिक कलर में रंग दोगे, ठीक है। और कलर में रंगने के बाद उसको क्या करो, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, प्याज लिया हमने, उसके अंदर का पोर्शन को हमने पील किया और फिर उसको एक कलर से रंग दिया। उस कलर का, कलरफुल सब्सटेंस का नाम है क्या, सैफ्रनिन। क्या है उसका नाम, सैफ्रनिन। तो सैफ्रनिन से हम जो कलर किया, कलर करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब माइक्रोस्कोप में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट्स हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो ये जो कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, यही है सेल्स, यही क्या है, सेल्स हैं। और माइक्रोस्कोप जो है वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है जिसमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमने देखो स्लाइड रखा है और इसमें हमने देखा इसको, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, और यहाँ पे ऊपर भी आईपीस लेंस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आईपीस लेंस यहाँ पे होगा और एक लेंस होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस। दो लेंस से मिलकर ये माइक्रोस्कोप बना हुआ है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे अपने माइक्रोस्कोप से, और हमने यहाँ पे देखा कि बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो आपके सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, है ना, सेल तो हमने देख लिया कि भाई हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के टाइप की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, मतलब जो सेल्स हैं कितने नंबर में होंगे, एक सेल होगी या फिर एक से ज़्यादा सेल होगी, है ना। एक से ज़्यादा सेल्स होगी या एक सेल होगी, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सिंगल सेल होती है, एक ही सेल वो होते हैं, जैसे कि अमीबिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल के बने हुए हैं। वही अगर मेनी सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स अगर होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्लांट, है ना, फंजी, प्लांट एंड एनिमल्स। ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो ये सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर होता है और उसी सेल से ही क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं। तो वही सेल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और वही क्या करेगा, फंक्शन करेगा। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि अमीबा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाटर के अंदर है। इसके अलावा क्लामाइडोमोनास जो कि मरीन में मिलता है, और कुछ पैरामीशियम चप्पल की तरह दिख रहा है, देखो, है ना। तो पैरामीशियम जो है चप्पल की तरह दिखाई देता है। तो ये जो है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैसे हैं, यूनिसेलुलर।
वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बहुत सारे सेल के मिलकर बने होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे सेल के मिलकर बने होते हैं तो हर सेल अपना अपना काम करती है, तो सारा मिल बांट के क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स, मतलब अपने जो काम है उसको क्या करते हैं, ये बांट लेते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, है ना, और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के कारण बोल सकते हैं इसको हम कि भाई अपना काम ये बांट रही है, दैट मीन्स ये लेबर्स इनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, है ना, तो ये देखो फंजाई है, ये आपने देखा होगा मशरूम इसको हम बोलते हैं, प्लांट और कुछ एनिमल्स, ये सारे के सारे जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स देखो कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं, जैसे कि ये एक मसल सेल है, ये एक ब्लड सेल्स है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ये हमारे ब्रेन का सेल है ना, न्यूरॉन सेल इसको हम बोलते हैं। ये फैट सेल है, हमारी बॉडी में फैट होता है तो ये फैट सेल इस टाइप की दिखाई देती हैं। बोन, हमारी बॉडी में जो बोन हड्डी है उसमें भी सेल से मिलकर बना हुआ है तो वो भी बोन सेल कुछ इस तरीके होंगे। देन स्पर्म सेल और ओवम, स्पर्म और ओवम जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। सो हम देखते हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी तरह जो है उसमें ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो बेसिकली जो सेल होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, है ना, और किसके बेसिस पे, उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे। जितने सेल्स हैं, है ना, तो सेल्स तो क्या है, मल्टी सेलर होते हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो दो ही टाइप के वो हो सकते हैं। तो उसके न्यूक्लियस का कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूक्लियस डेवलप है या फिर न्यूक्लियस अनडेवलप है, उसके बेसिस पर इसको दो टाइप में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक में बेसिकली अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, अनडेवलप्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, दैट मीन्स उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से विजुअलाइज नहीं हो रहा, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो इस पर्टिकुलर सेल में न्यूक्लियोइड मिल रहा है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। वही यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस डायग्राम में कि ऊपर एक लेयर है, ये जो है न्यूक्लियस, इसके ऊपर क्या है, लेयर है। उसी तरीके से दूसरा डायग्राम देखोगे आप, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है और ऊपर एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल इसी के एग्जांपल हैं, जैसे कि ये हमारा है प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल। तो दोनों सेल यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। मुझे कैसे पता चला कि भाई ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, वो ऐसे कि ये पर्टिकुलर जो सेल है इसके ऊपर है सेल वॉल। क्या है इसके ऊपर, सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल है, यहाँ पे देखो ये, तो अगर सेल वॉल है तो क्या होता है, ये प्लांट सेल है। और अगर इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये कौन सा सेल हो रहा है, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल हो रहा है ना, यूकैरियोटिक सेल मतलब एनिमल सेल है। और इसके अलावा और अगर पहचान किया जाए तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्या मिलता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी हमको समझ में आ रहा है। सो थ्री फीचर्स जो हैं हर सेल में होती है और वो क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं बात करता हूँ सेल के स्ट्रक्चर की, कि बेसिक कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं सेल के, तो सेल को हम तीन जो फीचर्स हैं उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन फीचर लगभग हर सेल में हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीनों फीचर्स हमको प्लांट में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेल की थोड़ा सा स्ट्रक्चर की। इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे सेल जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। और ये जो ऑर्गेनेल होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, है ना। मतलब अगर मैं बात करता हूँ सेल का, तो सेल के अंदर जो होता है क्या, साइटोप्लाज्म। क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे
डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल होते हैं, है ना। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें भी मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। और बिकॉज ऑफ ऑर्गेनल्स सेल आर कैपेबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और क्योंकि ये ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये सेल अच्छे तरीके से बहुत सारे फंक्शंस ये कर पाती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेल ऑर्गेनल का, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। और ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल के डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिरकार क्या है। और वो सेल ऑर्गेनल जो है ये, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के सबसे बाहर की लेयर होती है। जब भी हम सेल बनाते हैं तो एक बाहर एक लेयर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है जो कि बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है ना। तो बोल सकते हैं इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस किस की बनेगी, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। इसको हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि SPM भी बोलते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, स्पेसिफिक चीज़ों को अंदर जाने देती है और स्पेसिफिक चीज़ों को बाहर आने देती है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सेल के अंदर ही बने रहते हैं। तो ये कैसी होगी, सिलेक्टिव परमिएबल। मतलब हर चीज़ बाहर और अंदर नहीं जा पाएगी, सिर्फ जो मेम्ब्रेन जिसको अलाउ कर रहा है वही चीज़ अंदर जा रही है, और जिसको मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा है वो चीज़ अंदर नहीं जा रही है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। So it permit the entry and exit of some material in and out, and it also prevent the movement of some other mineral materials। बहुत सारे मटेरियल्स के मूवमेंट को भी ये रोकती है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या है। सबसे पहला तो है कि ये क्या करती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन को अंदर आना है तो ये अंदर आ जाएगा, और अंदर अगर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो उसको क्या आना है, बाहर आना है। तो दोनों को ही अंदर और बाहर ले जाने का काम जो है वो बेसिकली क्या ऑन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। इसके अलावा वाटर का मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करती है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जाएंगे या फिर अंदर से बाहर जाएंगे, ये भी कौन डिसाइड करता है, किसके थ्रू होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से क्या होगा, ऑस्मोसिस से होगा यहाँ पे वाटर का मूवमेंट, और डिफ्यूजन से होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू engulf फूड इन एंड द मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब अगर कोई मटेरियल बाहर है तो इसको अंदर लेना, है ना, इसको एंगल्फ करना, ये भी कौन काम करेगा, ये भी काम करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मटेरियल को अंदर लेके आना, एंगल्फ करना, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन में से एक है। और इस प्रोसेस को जिसमें वो फूड को एंगल्फ करती है हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन की, कि आखिरकार डिफ्यूजन हम बोलते किसको है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप, है ना, स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती लगा दूँ तो अगरबत्ती जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे अगरबत्ती के जो पार्टिकल है उसका, तो और यहाँ पे अगरबत्ती के कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये अगरबत्ती जो है ये के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का एग्जांपल यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये भी इसी तरीके से मूव करते हैं बॉडी के या सेल के अंदर। सो डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल वॉल एज वेल एज द सेल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर क्या जाना है, ऑक्सीजन को जाना है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन ही होता है। देन हम बात करेंगे अब ऑस्मोसिस का।
तो ऑस्मोसिस आखिरकार बोलते किसको है? तो एक चीज याद रखो हमेशा, वाटर मूवमेंट। क्या याद रखो? वाटर का मूवमेंट। वाटर के मूवमेंट को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। सो हमें बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन का ही एक केस है, बट किसका? वाटर का। अब डिफ्यूजन जब भी हम पढ़ते हैं तो डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो भाई हम गैस की बात करेंगे कि भाई ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर से उधर जा रहे हैं। बट ऑस्मोसिस जो है स्पेशली बना हुआ है किसके लिए? वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो आपका ऑस्मोसिस है वो क्या है? passage of water from the region of higher water concentration through a selective permeable membrane to a region of low water concentration since equilibrium is reached। मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सिलेक्टिव परमिएबल के थ्रू, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब कोई चीज मूव करती है उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट जो है उसी को हम बेसिकली ऑस्मोसिस बोलते हैं। बट वो कहाँ से जाती है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, एसपीएम। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से वो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। और जब तक मूव करती है, जब तक क्या नहीं हो, जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अगर मैं बात करूं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अधिकतर प्लांट जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या ले गेन करते हैं? वाटर गेन करते हैं। इसके अलावा जो रूट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, तो वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही करती है। ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। उन सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका जो बाहर का सॉल्यूशन होगा उसमें कैसा होगा? वो डाइल्यूट होगा, मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, है ना। जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर का वो कैसा है? कम, यानी कि डाइल्यूट है। एंड द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। और इसके अलावा सेल के बाहर, है ना, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे एक हमारे पास एक कंपोनेंट है, अंदर क्या है? सेल। यहाँ पे वाटर है ना, और यहाँ पे भी है सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन 1 और इसको बोल देता हूँ सॉल्यूशन 2। अब यहाँ पे बोला गया है कि सेल के बाहर यहाँ पे वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, दैट मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब भाई वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चला जाएगा। तो वाटर एंटर द सेल, अगर एंटर करेगा वाटर अंदर तो क्या करेगा? ये फूल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। सो बेसिकली इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, ये बाहर का सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वाटर अंदर एंटर कर जाएगा और अंदर एंटर करने के बाद फिर क्या होगा? आपका जो सेल है वो फूल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि अंदर जा रहा है। ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ। तो सेल के अंदर पानी जा रहा है, दैट मीन्स एंडोऑस्मोसिस। तो ये होता है किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। वही अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही बराबर हो। तो अगर दोनों बराबर रहेंगे तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, सो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो द सेल विल द सेम साइज। जिससे सेल सेम साइज की रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशंस को, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वही अगर अगर क्या हो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब आपका जो मीडियम की में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ठीक है, मतलब अंदर अंदर जो रहेगा वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? हाई, और यहाँ क्या रहेगा? वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम। तो अंदर से वाटर बाहर आ जाएगी, अंदर से क्या आ जाएगा? वाटर बाहर आ जाएगा। सो यहाँ बोल सकते हैं मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। इससे क्या होगा? इससे जो आपका वाटर है वो बाहर आ जाएगा और सेल हो जाएगी श्रिंक,
है ना। तो शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इस टाइप के ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सो ऑस्मोसिस। चलो, ये हो गया ऑस्मोसिस के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेल वॉल के बारे में कि आखिरकार ये सेल वॉल क्या होता है। बेसिकली सेल वॉल जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की लेयर होगी, है ना। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन बनाया हमने, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और फंजी सेल तीनों में ही मिलता है। मतलब प्लांट की सेल्स जो होती हैं उसमें मिल जाता है, बैक्टीरिया की सेल्स भी मिल जाता है और फंजी की सेल्स में भी मिलता है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो ये सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। सेल प्लांट जो होता है उसके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। वही अगर हम सेल वॉल प्लांट, फंजी या फिर बैक्टीरिया में सिग्निफिकेंट की बात करें तो सेल वॉल जो रहेगा वो कैसा होगा, सेल वॉल परमिट द सेल टू विथ स्टैंड विद डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग। अब यहाँ पे देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखते हैं तो अंदर क्या होता है, वाटर जाता है जिसके कारण ये फूल जाती है और फूलने के कारण फिर ये फट भी सकती है, बस्ट भी हो सकता है। बट अगर इनमें प्लांट सेल या मतलब आपका प्लांट फंजी या बैक्टीरिया में क्योंकि सेल वॉल होती है इसके कारण क्या होगा, इससे भी ये बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे मतलब क्या होगा, बस्ट वो नहीं होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इन हाइपोटोनिक मीडियम द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड द सेल स्वेल एंड बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल एंड सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, सोलन हो जाएगी, है ना। तो क्या हो सकती है, वो बस्ट भी हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल है तो बस्ट होने के चांसेस में नहीं रहेंगे। एक टर्मोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। उसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ लिविंग सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकिंग एंड और concentration and contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस हम बोल सकते हैं जिसमें सेल जो रहती है उससे आपका वाटर जो है वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण ये सेल जो होती है वो कैसे हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इस तरीके से श्रिंक हो जाएगी। तो ये जो श्रिंक सेल होती है बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये है क्या, वाटर बाहर आ जाता है जिससे सेल श्रिंक हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस का। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस जो रहता है वो हम देख सकते हैं सिंगल सेल में, और वो भी स्टेन करके, क्या करके, स्टेन करके। तो स्टेन क्या करना, मतलब सेल को कलर कर दोगे, तो सेल को कलर कर दोगे तो हमको वहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई देता है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। अलग अलग रीजन अलग अलग कलर ले लेते हैं। एंड सम रीजन अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन, और कुछ कुछ रीजन जो होते हैं वो डार्कर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे सेल को क्या करते हैं, सेल को स्टेनिंग करते हैं। सेल की स्टेनिंग करने का मतलब क्या होता है, कलर देना। तो हम यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं। और कलर करने के बाद आप यहाँ पे न्यूक्लियस इजी वे में देख पा रहे हो, है ना। तो ये एक ऑनियन का पील है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हमको सेल्स में दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है ये। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा उसमें छोटे छोटे पोर्स रहेंगे जिससे मटेरियल जो है वो आपका बाहर आएगा और अंदर जाएगा। इसके अलावा इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और वहाँ पे रहेगा क्रोमोसोम्स। क्या रहेंगे वहाँ पे, क्रोमोसोम्स रहेंगे। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होंगे रॉड शेप में होंगे और सेल डिवीजन के समय अपने आप को डबल कर लेते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये थ्रेड के जैसे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन में होगा उसमें क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। अगर हम क्रोमोसोम आपका कंपोजिशन क्रोमोसोम के कंपोज देखें तो क्रोमोसोम
डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो यह है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये रोड शेप के होते हैं और इनमें क्रोमेटिन जो है वो मिलता है। इसके अलावा इसमें आपका डीएनए और प्रोटीन ये मिलेगा देखने को, ठीक है। डीएनए जो होता है वो बेसिकली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी कि वो सेल कैसे बन सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कोई भी सेल कैसे बनती है। और इसके अलावा डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल भी होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम आती है। वही प्रोटीन जो है ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है इसमें? हिस्टोन, है ना, जो जिससे मिलकर फिर क्या बनेगा, पूरा क्रोमोसोम्स मिलेगा, मिलकर मतलब क्रोमोसोम बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जीन का। तो जो डीएनए होता है उसी में जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक फंक्शनल पार्ट होता है ना। जीन जो है वो फंक्शनल सेगमेंट होगा डीएनए का। तो बेसिकली यहाँ पे जीन जो होता है वो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, है ना। जैसे कि मैंने बताया सेल है ये, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, आपका डीएनए। तो जो डीएनए का फंक्शनल पार्ट है ना, जो फंक्शन कर सकता है, जो कुछ बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। जीन्स हम बोल सकते हैं कि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है क्या आपके बॉडी स्ट्रक्चर की, कैसे आपका सेल बन फंक्शन करेगा, कैसे नहीं करेगा, इसका पूरा इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है। इस तरीके से ये एक हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कंटेन करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचाने का यहाँ पे काम होता है। न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो रहता है वो रिप्रोडक्शन में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसका डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है। सो न्यूक्लियस जो है वो सेल के केमिकल एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट देता है कि भाई देखो सेल ये करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। और सेल के डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन भी कौन दे रहा है? न्यूक्लियस दे रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे सेल के टाइप दिए हुए हैं, जिसको हमने क्या बोला है? जिसको हमने बोला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस उनमें मिलता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है। इसके अलावा उसमें आपका जो होगा न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और एग्जाम्पल है क्या? बैक्टीरियल सेल। वही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें डेवलप न्यूक्लियस मिलता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक, ठीक है। आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड मिलेगा, जबकि यहाँ पे आप बात करोगे तो न्यूक्लियस दोनों में ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये है हमारा प्लांट सेल और यहाँ पे है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में खुद में डिफरेंस मिलता है, बट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे देख पाते हैं। देन अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस का, तो प्रोकैरियोटिक में ये आपका अनडेवलप होता है, दैट मीन्स अपसेंट होता है ना, और इसमें मिलता है न्यूक्लियोइड। वही यूकैरियोटिक में ये पूरा डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल का, तो यूजुअली प्रेजेंट है ना, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगी, बट एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम की हम बात करें, एक और चीज याद रखो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। दोनों ही क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं और यूकैरियोटिक में भी मिलते हैं, बट यूकैरियोटिक में वो लार्ज साइज के होते हैं और प्रोकैरियोटिक में वो स्मॉल साइज के होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल टाइप का होगा और यूकैरियोटिक में यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। और प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है, इसमें सेल का साइज काफी छोटा होता है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्मॉल साइज होता है। कितना? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर तो 2 माइक्रोमीटर तक। बट यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स की। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस का। तो जो कैमेलो गोल्गी थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हमने नाम दिया गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख पाओगे, ये रहा गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो बेसिकली गोल्जी अपैरेटस जो होता है, एक मेम्ब्रेन मिलेगा उसमें, है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो। और इसका जो सैक है वो कैसा है? फ्लैटन है, फ्लैटन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फ्लैटन स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। और अगर हम बात करते हैं और इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें वेसाइकल्स मिलेंगे जो कि पैरेलल फॉर्म में होंगे, है ना। देखो ये पैरेलल फॉर्म में वेसाइकल्स हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिस्टर्न। क्या बोलेंगे? सिस्टर्न। तो गोल्जी अपैरेटस जो होता है उसमें सिस्टर्न मिलता है। क्या मिलता है? सिस्टर्न, जो कि आपस में पैरेलल डिजाइन में क्या होंगे? अरेंज रहेंगे। तो बेसिकली ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है ना। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सिस्टर्न जो है वो कैसे हैं? आपके पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड है। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो, एक डिलीवरी बॉय क्या करेगा भाई? एक ऐसी कंपनी के बारे में ऑब्जर्व मतलब थोड़ा सा सोचो जहाँ पे पैकेजिंग होती है और फिर उस पैकेजिंग को डिस्पैच किया जाता है। यही काम गोल्गी अपैरेटस का होता है ना। सो द मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर मतलब क्या है? ई आर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल बनता है वो गोल्जी अपैरेटस में क्या होगा? पैक्ड होगा और फिर उसको डिस्पैच किया जाएगा इसके स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है, तो ये होता है गोल्जी अपैरेटस में वर्क। देन इसके अलावा ये स्टोर, पैकिंग, मॉडिफाइड भी करता है। इसके जो वेसाइकल्स रहते हैं वो इसका काम रहता है कि भाई वो इसमें यहाँ पे आने वाले मटेरियल को क्या करता है? स्टोर करता है, पैकिंग करता है, मॉडिफाइड करता है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर रहते हैं उनको सिंपल शुगर में भी बनाने का काम गोल्जी अपैरेटस का होता है। गोल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम एक और ऑर्गेनेल है, उसको बनाने के लिए गोल्जी अपैरेटस की जरूरत पड़ती है। तो हम अब नेक्स्ट जो अपैरेटस या फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लाइसोसोम। तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। पैकेज मतलब यहाँ पे मटेरियल को क्या करना? पैकिंग करना, फिर उसको डिस्पैच करना, बहुत सी चीज़ों को स्टोर करना, पैकिंग करना, फिर मॉडिफाइड करना, कॉम्प्लेक्स शुगर उसको जो है बनाना। ठीक, तो ये सारे काम भी गोल्जी अपैरेटस के होते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी यहाँ पे होता है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है फोड़ना, टूटना, ब्रेक करना, है ना। तो बेसिकली इसको हम सुसाइडल बैग या फिर सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? सेल बस्ट भी हो सकती है, फूट भी सकती है, ब्रेक भी हो सकती है। लाइसोसोम में भी क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। और अगर हम बात करें इसके मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? आपका एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो चीज़ों को तोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, चीज़ों को ब्रेक करने की कैपेसिटी वो रखते हैं। तो आप डायग्राम में भी लाइसोसोम को देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं बेसिकली ये सभी क्या है? लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम जो रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में क्या कर देते हैं? ब्रेक। क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? फोड़ने तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, सो लाइसोसोम को हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं सेल का। और लाइसोसोम क्या करता है? क्लीन सेल बाय द डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल। ये चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का काम यहाँ पे करता है।
लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है किसी सेल का, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसी सेल को बस्ट कर देगा एंजाइम्स की हेल्प से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की, ये हमारा लाइसोसोम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, जो कि एक फाइटर की तरह है, तोड़ता रहता है चीज़ों को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की, कि आखिरकार ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये बेसिकली है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रियोन भी लिखते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्लियरली शो हो रहा है आपके इस पर्टिकुलर डायग्राम में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का एनर्जी हाउस, जहाँ पे एनर्जी जो है बनती है, एनर्जी स्टोर होती है, बहुत सी जगहों पे यूज होती है। तो ये है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो मेम्ब्रेन होंगे, एक बाहर मेम्ब्रेन होगी और एक होगी अंदर मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है डीपली फोल्डेड होती है। देखो ये फोल्डेड है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर फोल्ड जो होते हैं वहीं पे जनरेशन होता है किसका, एटीपी का। तो ये जो फोल्डेड रीजन है इनर, है ना, वहीं पे क्या बनते हैं, एटीपी के फॉर्मेशंस होते हैं, है ना। और इसके बीच में मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सो ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो एक कैरेक्टर है थॉर, एनर्जी ही एनर्जी, उसी के जैसा होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है जो कि एनर्जी है बेसिकली। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फॉर्म आपका पूरा नाम हो गया। एटीपी जो होती है वो केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर। जो एनर्जी सेव है वो बेसिकली केमिकल फॉर्म में है, जो किसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है डिफरेंट, जो कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं। बॉडी जो रहती है वो एटीपी को स्टोर भी कर सकती है ना, और उसकी हेल्प से बहुत से नए केमिकल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। और इसके अलावा ये मैकेनिकल वर्क करने में भी हमारी हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का ऑर्गेनल है ना, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो वो खुद एक सेल के अंदर है, बट वो एक सेल की तरह भी है ना। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहे हैं इसके अंदर भी डीएनए होगा। जैसे ये पूरी सेल है, इस पूरी सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। उसी तरीके से इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या मिलने वाला है हमको, डीएनए मिलने वाला है। जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई इस सेल में, इस न्यूक्लियस के अलावा भी ऐसे कुछ ऑर्गेनल हैं जिसमें डीएनए मिलता है, और जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने डीएनए से क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। और यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है क्योंकि ये तो सेल का फंक्शन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर सकती है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट। एंड इसमें हमने देखा कि भाई ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है और एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है हमारे फंक्शन करने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल की, विच इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट या फिर बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि कैसे हैं, कलर्ड प्लास्टिड है, कलरफुल होते हैं ये। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि बेसिकली ग्रीन कलर का हमको मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। किसके लिए जरूरी होता है ये, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और ये कुछ जो प्लांट होते हैं उसमें येलो कलर का भी होता है ना। जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें जो क्लोरोफिल है वो येलो कलर का भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है प्लास्टिड, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा कि क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल मटेरियल होता है जो ग्रीन कलर का हो सकता है और किसी किसी में येलो कलर का भी हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है ना।
और अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इन सबको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट ही करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों ही प्लास्टिड हैं बेसिकली किसके, प्लांट्स के। ठीक, प्लांट्स में मिलते हैं ये। ल्यूकोप्लास्ट में मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्स ये सब स्टोर होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे सब्सटेंस बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें कुछ जो होते हैं बहुत सारे डिस्क का बना हुआ होता है। अगर आप सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, है ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें बेसिकली इंटरनल स्पेस होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो बेसिकली इसमें स्ट्रोमा होगा जो कि एक मैट्रिक्स है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, है ना। और इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, और यहीं पे होता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन, है ना। तो ग्रेना में क्या होगा, ग्रेना में फोटोसिंथेसिस होगा और इसमें प्लास्टिड में खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक और स्ट्रेंज ऑर्गेनेल यहाँ पे मिला है जिसके अंदर भी आपका डीएनए होगा और इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स भी होंगे। तो राइबोसोम और डीएनए दोनों ही इसमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वैक्यूल्स की कि वैक्यूल्स आखिरकार क्या होते हैं। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, है ना। वैक्यूल्स जो होंगे वो बेसिकली स्टोरेज सैक होंगे, लिक्विड और सॉलिड जो सॉलिड कंटेंट होते हैं वहाँ पे स्टोर रहते हैं। एनिमल सेल की अब हम बात करेंगे, है ना। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जबकि सिंगल सेल की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा में यहाँ पे फूड वैक्यूल मिलता है और फूड वैक्यूल में जो होता है आपका क्या, फूड स्टोर होता है। एंड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। सिंगल सेल में यहाँ पे फूड वैक्यूल्स देखने को मिलता है और स्पेशलाइज्ड वैक्यूल भी वहाँ पे होते हैं। प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जिनमें जो कि बेसिकली 50 से 90% हिस्सा कवर कर लेते हैं और इनके अंदर सेल सैप होता है जो कि आपके सेल को रिजिडिटी और टर्बिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं प्लांट सेल के वैक्यूल्स में एंड दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन। तो बेसिकली प्लांट में काफ़ी रिच होता है वैक्यूल, बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं, 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनके अंदर सेल सैप होता है जिसके कारण रिजिडिटी और टर्जिडिटी हमको देखने को मिलती है। और इसमें क्या होगा, एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड ये भी स्टोर करे हुए रहते हैं, है ना। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो होती है वो अपने ही जैसे दूसरे सेल्स को बना लेती है, इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर हुआ है वो भी एंड होता है। अगर आपको पसंद आया अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और उसको रिकमेंड करें क्योंकि यहाँ पे आपको टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।